हेलो दोस्तों, मैं कुरैशी सर आपका इकोमेट्रिक्स में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी वीडियो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पे दोस्तों। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं और उसकी सीमाएं आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो उसकी अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है, पहले हम वो जानेंगे। अर्थशास्त्र की शाखाएं मतलब उसके अध्ययन की जिस उसके अध्ययन की एक तरह की प्रणाली होती है। तो उसकी दो शाखाएं हैं। एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जिसे व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, और दूसरा है स्थूल अर्थशास्त्र जिसे समग्र समग्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप सोच रहे होंगे अपोजिट कैसे है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म, और ये समग्र। दोनों के बीच एक लाइन ले ली हमने। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जैसे ये एक बिंदु है अर्थव्यवस्था का, जैसे एक बिंदु है अर्थव्यवस्था का, एक व्यक्ति, और ये अनेक व्यक्ति है। अर्थव्यवस्था में सिर्फ 4 व्यक्ति है, ऐसा हम गृहीत ले लेते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो 4 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन करेगा और वो पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू करेगा। और जो समग्र अर्थशास्त्र है वो सभी व्यक्तियों का अध्ययन करेगा और अर्थव्यवस्था पर लागू करेगा कि अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। तो आप समझ चुके होंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र सिर्फ एक का अध्ययन करता है, तो समग्र अर्थशास्त्र अनेक का अध्ययन करता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सिर्फ मांग का अध्ययन किया जाता है। तो समग्र अर्थशास्त्र में समस्त मांग का अध्ययन किया जाता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक है। जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सिर्फ एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है, तो समग्र अर्थशास्त्र में सभी उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के सिर्फ एक विशेष घटक का अध्ययन किया जाता है, तो समस्त अर्थशास्त्र में अनेकों घटक का अध्ययन किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मैं अपेक्षा करता हूँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र के बीच अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अर्थशास्त्र की अन्य शाखाएं देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की अन्य शाखाएं भी है। पहला है कीमत सिद्धांत का अर्थशास्त्र। इसमें वस्तुओं की कीमत और उत्पादन घटकों की कीमत का सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसमें आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा है मौद्रिक अर्थशास्त्र। इसमें मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के परिमाण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। फिर सार्वजनिक अर्थशास्त्र, ये सरकारी अर्थशास्त्र है जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करता है। फिर है बैंकिंग और मुद्रा। इसमें बैंकिंग का अध्ययन किया जाता है। फिर छठा है संख्या शास्त्रीय अर्थशास्त्र। इसमें अर्थशास्त्र में संख्या शास्त्र का उपयोग किया जाता है। फिर गणितीय या अर्थमितीय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग किया जाता है, तो ये एक शाखा अलग निकाली गई है। फिर पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। इसमें पर्यावरण और अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर नौवा है आर्थिक विकास और वृद्धि। इसमें आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, या आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे घटक हैं, हम ये स्पेशली ध्यान से देखेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में आपको ये सारे विषय बहुत काम के हैं, और यूजीसी नेट के लिए आपको ये विषयों पर अधिक ध्यान देना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये सब शाखाएं अर्थशास्त्र की है, पर आपको मुख्य तौर पर कभी ध्यान देना है तो आपको मुख्य 2 शाखाओं पे ध्यान देना है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल
स्थूल अर्थशास्त्र, क्योंकि ये जो सभी विषय है ये सूक्ष्म स्थूल अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र की शाखाएं है। तो अर्थशास्त्र की शाखाएं सूक्ष्म अर्थशास्त्र ए, बी स्थूल अर्थशास्त्र, सी ए और बी, और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी ये शाखा है अर्थशास्त्र की, और स्थूल अर्थशास्त्र मतलब समग्र अर्थशास्त्र भी इसकी शाखा है। तो ए और बी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है हमें देखते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आपको एक चीज याद रखनी है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसके प्रस्तुतकर्ता अर्थात इसको किसने प्रस्तुत किया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिकल्पना या अर्थशास्त्र, तो रेगनर फ्रिशर, आपको याद रखना है। रेगनर फिशर आपको याद रखना है। इसके जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है परिकल्पना के प्रस्तुत करता है, जिन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की। ओके, अब हम व्याख्या देखते हैं। इसकी दो व्याख्या है। व्याख्या उन लोगों के लिए है जो लोग थ्योरी पेपर देना चाहते हैं, उनको क्वेश्चन आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए, तो आपको व्याख्या लिखनी है अर्थशास्त्र की, जिसमें आपको अर्थशास्त्र के शाखाएं दी बतलानी है दो, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र की व्याख्या और उसका स्पष्टीकरण करना है। हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र दोनों स्पष्टीकरण किया है, पर हम सिर्फ उसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए व्याख्या नंबर 1, जिस शास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन एकल स्वरूप में, एकल मतलब सिर्फ एक में किया जाता है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र शास्त्र कहा जाता है। मतलब जिस शास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सिर्फ एकल स्वरूप में या एक ही घटक का या एक ही पाठ का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। दूसरी व्याख्या है विशेष श्रम, विशेष बाजार। विशेष मतलब एक पे आप ध्यान दीजिए, जो एक रहता है हम उसे विशेष कहते हैं, और जो बहुत सारे रहते हैं उसको सामान्य कहते हैं। तो विशेष श्रम, विशेष बाजार, विशेष कीमत, विशेष उपभोक्ता और विशेष उत्पादक का अध्ययन जिस अर्थशास्त्र में किया जाता है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। आपको ये दो परिभाषाएं याद रखनी है। परिभाषाएं या व्याख्या आप जो बोलते हो वो, या डिफिनेशन। अब देखेंगे हम अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं। जिस तरह अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाएं हैं, उसी तरह सूक्ष्म अर्थशास्त्र की 3 शाखाएं हैं। पहली है वस्तु और कीमत के सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ना वस्तु और कीमत के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उसका 2 तरह से अध्ययन किया जाता है। एक मांग के सिद्धांतों पर, जिसमें मांग इक्वल टू पूर्ति, जहाँ मांग और पूर्ति समान होती है वहाँ कीमत निर्धारित की जाती है। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति समान होती है वह कीमत निर्धारित की जाती है। दूसरा है लगात और उत्पादन के सिद्धांत। उत्पादन की प्रक्रिया में कितना लगात लगा है, उस लगात के अनुसार कीमत निर्धारित की जाती है। दूसरी तरह का कीमत का सिद्धांत है। सो हम ये डीप में देखने वाले हैं, पर अभी शॉर्ट में लेते हैं आपको सिर्फ उसकी डिफिनेशन देने के लिए। फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाओं की दूसरी शाखा है साधन कीमत के सिद्धांत। साधन कीमत, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? पहला है श्रम, जिसको मजदूरी मिलती है। दूसरा है भूमि, जिसको लगान मिलता है, जिसे हम भाड़ा भी कहते हैं। फिर चौथा है चौथा है पूंजी, पूंजी को ब्याज मिलता है। पूंजी मतलब वो जो लोन हम लेते हैं उसे हम पूंजी कह सकते हैं। अब पूंजी के दूसरे प्रकार भी है, पर अभी आप पूंजी सिर्फ वो लोन की रकम लेते हैं उसे समझिए, जिस पे हम ब्याज देते हैं, तो पूंजी। फिर लाभ, लाभ मतलब देखिए उत्पादन के 4 घटक है: श्रम, भूमि, पूंजी
वो संयोजक को लाभ मिलता है। जो श्रमिक होते हैं उनको मजदूरी मिलती है, जो भूमि होती है उसको लगान मिलता है, और जो पूंजी होती है उसको ब्याज मिलता है, और जो संयोजक होता है, जो उत्पादक होता है, उसको लाभ मिलता है। तो ये लाभ निश्चित कैसे की जाती है, इसके सिद्धांत भी हम अर्थशास्त्र में लाभ निश्चिति के सिद्धांत भी हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो उसकी दूसरी शाखा है साधन कीमत के सिद्धांत, और तीसरी शाखा है उसकी आर्थिक कल्याण के सिद्धांत। आर्थिक कल्याण आप सोच रहे होंगे आर्थिक कल्याण मतलब ये तो समग्र अर्थशास्त्र का पाठ होना चाहिए, पर नहीं। जो पिगू, मार्शल, पैरोटो ये जैसे अर्थतज्ञ थे, उनका कहना है कि एक व्यक्ति का आर्थिक कल्याण का अध्ययन ही पूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। तो उन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण को रखा है। जो फिशर थे उन्होंने, तो सूक्ष्म आर्थिक कल्याण का मापन गणनावाचक किया जाता है, जैसे आर्थिक कल्याण गिना जाता है। और दूसरा है तुलनात्मक, मतलब दो व्यक्तियों के कल्याण में तुलना की जाती है। तो ये तीन शाखाएं आपको याद रखनी है। पहली शाखा है वस्तु की कीमत के सिद्धांत, साधन कीमत के सिद्धांत और आर्थिक कल्याण के सिद्धांत। ये तीन शाखाएं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की है। अब देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व या विशेषताएं। तो जो थ्योरी पेपर देना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए, या तो आ सकता है प्रश्न सूक्ष्म अर्थशास्त्र की के महत्व लिखिए। तो आपको उसके लिए याद रखना है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ लिखकर आपको ये उसके महत्व लिखना है। पहला महत्व है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में है ना, स्वतंत्र एक एक घटक का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पहला महत्व है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन। दूसरा है सरकार को आर्थिक नीति तैयार करने में मददगार। जो एकल अध्ययन से सरकार नहीं क्या सिर्फ एक घटक का अध्ययन करती है और वो पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू करती है, अपनी नीति तैयार एक घटक से करती है, जिसके कारण सरकार का खर्चा भी कम होता है और टाइम भी बचता है। और तीसरा है कीमत के तुलनात्मक ज्ञान की प्राप्ति। तो हमने जो कीमत होती है उनका तुलनात्मक ज्ञान सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, जिससे दो वस्तुओं की कीमत की तुलना हम कर सकते हैं। इसीलिए उसका चौथा महत्व है तीसरा महत्व कीमत के तुलनात्मक ज्ञान की प्राप्ति। चौथा है व्यवहारिक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो व्यवहारिक सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए इसे व्यवहारिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। फिर पांचवा है व्यवसायिक की कार्य प्रणाली में सहायक। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में है, जो व्यवसायिक होते हैं, व्यवसायिक मतलब जो विक्रेता होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली निश्चित करता है कि कितनी पूर्ति की जाए, कौन सी कीमत पे पूर्ति करनी है, कहाँ कीमत निश्चित ही करनी है, कितनी मांग पे कीमत निश्चित ही कितनी करनी है। इन व्यवसायिक के प्रश्न के उत्तर इसमें मिलते हैं, इसके कारण ये व्यवसायिक के कार्य प्रणाली में सहायक रहता है। उसके बाद समाज कल्याण और करधारणा। समाज कल्याण और करधारणा में आपको याद रखना है कि दो व्यक्ति है, ए और बी। ए व्यक्ति की पगार 1000 रुपये है, तो बी व्यक्ति की पगार 100 रुपये। तो ए व्यक्ति का यहाँ समझ में आ रहा है, ए व्यक्ति का कल्याण ऑलरेडी हो चुका है, पर हमें बी व्यक्ति का कल्याण करना है। तो उसके कल्याण के वास्ते हम क्या करते हैं, इस पर कर लगाते हैं और वो कल इस पर खर्चा करते हैं, जिससे इसका कल्याण हो सके। ये इसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, इसीलिए इसे कहा गया है समाज कल्याण और करधारणा की समस्या का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। फिर सातवां है मांग सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या। जो मांग सिद्धांत है, जो मांग सिद्धांत बोल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो मांग सिद्धांत पर अधिक ध्यान देते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी। वो किस लिए कि जिस बाजार में, जैसे कि बाजार ए और बाजार बी है, बाजार ए में अधिक मांग है, बी में कम है, तो ए में क्या करेंगे लोग, पूर्ति कम करेंगे, जिससे उसकी कीमत बढ़ सके। कीमत बढ़ाकर वो अधिक नफा प्राप्त करते हैं।
और जहाँ कम है वहाँ अधिक पूर्ति करेंगे, अधिक पूर्ति करके वहाँ की मांग बढ़ा सकते हैं और वहाँ से भी उनको अधिक से अधिक नफ़ा मिल सकता है। इसीलिए जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है समग्र अर्थशास्त्र को मददगार। जो समग्र अर्थशास्त्र है वो एक एक घटक का अध्ययन करता है। समग्र अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक घटक का अध्ययन करता है। तो समग्र अर्थशास्त्र में कैसा ही है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो एक घटक का अध्ययन किया जाता है वह अनेकों घटक का, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक एक घटक का अध्ययन करके बहुत सारे घटक तैयार किए जाते हैं और उन घटकों का अधिक मतलब उसका एडिशन करके समग्र अर्थशास्त्र में ऐड किया जाता है। तो इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र के लिए पूरक है। अगला है उत्पादन के लिए महत्व। जो उत्पादक होता है वो उत्पादन में अधिक कीमत, अधिक नफा प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उत्पादन का व्यवहार उत्पादक तकनीक का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट 10वां महत्व है बाजार कारकों के लिए महत्व। बाजार कारक जो होते हैं हमने देखा भूमि, श्रम, पूंजी और संयोजक। ये जो घटक है इनके जो ये मतलब इनके मोबदले मतलब भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, संयोजक को नफ़ा मिलता है और जो पूंजी होती है उसको ब्याज मिलता है। इन सारे उनके मोबदलों का हम अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। इसीलिए इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सीमाओं की ओर सूक्ष्म अर्थशास्त्र को बेष्टि भावी अर्थशास्त्र भी कहा जाता है या बेष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है या एकल अर्थशास्त्र भी उसे कहा जाता है। आपको कोई भी नाम आए आपको ध्यान देना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही है, या तो आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है। अब देखिए बेष्ट भावी अर्थशास्त्र की सीमाएं। अब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं देखेंगे। सीमाएं मतलब उसकी मर्यादा। तो देखिए उसकी मर्यादा है पहली, अर्थव्यवस्था के पूर्ण ज्ञान का अभाव। जो अर्थव्यवस्था, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम सिर्फ एक ही घटक का अध्ययन करते हैं, पर पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, जिसके कारण एक घटक का अध्ययन करके हम पूरी अर्थव्यवस्था पे लागू करते हैं। पर क्या होता है ना, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सभी घटक एक जैसे नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां भी एक जैसे नहीं है, इसलिए वो पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू हो ये निश्चित नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान का अभाव रहता है। उसके बाद है पूर्ण रोजगार की कल्पनाओं पर आधारित। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि पूर्ण रोजगार मतलब बेरोजगारी कहीं नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं, कहीं नहीं। पूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, ये सिद्धांत लेते हैं जो ये काल्पनिक सिद्धांत है। तो इस काल्पनिक सिद्धांत या काल्पनिक कल्पना पर आधारित सूक्ष्म अर्थशास्त्र रहता है, ये इसकी दूसरी मर्यादा है। फिर अपूर्ण अध्ययन। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सिर्फ हम एक घटक का अध्ययन करते हैं, पूर्ण अर्थव्यवस्था पर वह व्यवस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, इसीलिए इसे अपूर्ण अध्ययन प्रणाली कहा जाता है। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र की तीसरी मर्यादा है अपूर्ण अध्ययन। चौथी मर्यादा है आर्थिक नीतियों के अध्ययन का अभाव। जो आर्थिक नीतियाँ रहती है, देखिए हमने कीमत नीति तो देखी, इसमें कीमत नीति का अध्ययन किया जाता है, पर इसमें जो मौद्रिक नीति, वित्त नीति और राष्ट्रीय आय, इन सब नीतियों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसीलिए ये इसका चौथी सीमा इसकी आर्थिक नीतियों का अध्ययन का अभाव। फिर पांचवी या लास्ट सीमा है वास्तविक जगत का अपूर्ण विवरण। जो वास्तविक जगत है इसका अपूर्ण विवरण करता है। अपूर्ण विवरण मतलब ये वास्तव नहीं बतलाता है कि एक घटक के कारण
हम क्या होते हैं, जो एक घटक को वास्तविक समझ के चलते हैं अपन, बहुत सारे घटक है जो भिन्न भिन्न है, उन घटकों पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। हम सिर्फ एक ही घटक को वास्तविक, ये घटक वास्तविक है पर सभी घटकों का अध्ययन नहीं किया, सिर्फ उसकी कल्पना लेके चलते हैं कि ये घटक भी इस घटक की तरह व्यवहार करता है, पर ये सिद्ध नहीं होता है, ये अवास्तविक सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इसकी पांचवी सीमा है वास्तविक जगत का अपूर्ण विवरण। देखिए हम देखते हैं अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार। जो भी थ्योरी पेपर देना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार लिखिए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार हम देखेंगे, इसके तीन प्रकार है। एक सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र, फिर तो दूसरा है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र है, तीसरा है सूक्ष्म प्रायोगिक अर्थशास्त्र। तो देखिए पहला प्रकार हम देखते हैं पहले, जो सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र है। अब इसमें ना एक घटक, सिर्फ एक घटक हम जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं, जिस घटक का अध्ययन हम करने वाले हैं वो घटक को हम परिवर्तनीय मानते हैं, सिर्फ वो एक घटक को। और जो अन्य घटक है अर्थव्यवस्था में, चाहे वो लाखों घटक क्यों ना हो, उसे स्थिर मान लेते हैं और स्थिर मान लेते हैं। जो सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र है उसमें हम अध्ययन घटक जो रहता है, हमारा जो अध्ययन घटक है उसको ही परिवर्तनीय मानते हैं, उसे प्रायोगिक मानते हैं, और बाकी घटक को स्थिर मानते हैं इस सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंदर। और जो इसीलिए इसे सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। दूसरा प्रकार है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र में हम दो घटक रहते हैं, इनको जिनका अध्ययन हम करने वाले हैं, दो घटक रहते हैं जिनका अध्ययन करने वाले हैं, और जो बाकी घटक रहते हैं उन्हें स्थिर मानते हैं। सिर्फ जो अध्ययन विषय है उनको ही हम परिवर्तनीय मानते हैं, पर जो अध्ययन विषय हमारे दो घटक उनको परिवर्तनीय मानते हैं, बाकी घटक को हम स्थिर मानते हैं। और इन दो घटकों की हम तुलना करते हैं कि कौन से, जैसे कीमत और पूर्ति, दोनों की तुलना हम करते हैं कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ाई जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घटाई जाती है। तो इन दोनों की तुलना हम करते हैं, या दो वस्तुओं की कीमत की तुलना हम करते हैं। जो तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक विश्लेषण में हम एक, देखिए फिर से कहते हैं आपको, हम अन्य घटकों को स्थिर मानकर सिर्फ दो घटकों की तुलना करते हैं जो अध्ययन विषय है हमारे। अब तीसरा है सूक्ष्म प्रायोगिक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म जो हमारा सूक्ष्म प्रायोगिक अर्थशास्त्र है, प्रायोगिक, देखिए स्थैतिक और प्रायोगिक में आप अंतर समझिए। स्थैतिक स्थिर रहता है तो प्रायोगिक परिवर्तनीय रहता है। इसमें समायोजन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जैसे कीमत और पूर्ति के समायोजन की अध्ययन का प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो आपको एग्जाम्पल क्या है, जैसे कीमत और मांग जो कीमत और मांग का समायोजन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। आप प्रायोगिक, जैसे इसमें तो प्रायोगिक गतिवान अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन बोल सकते हैं। जो उतार चढ़ाव रहते हैं, उतार चढ़ाव का अध्ययन प्रायोगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो उतार चढ़ाव रहते हैं, जो उतार चढ़ाव है, जैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ, जैसे कि ये व्यय वक्र है और ये आय वक्र है। आय मतलब उत्पन्न और व्यय मतलब खर्च। तो इनका संतुलन का अध्ययन हम इसमें करेंगे। यहाँ दो जगह पर संतुलन आएगा, तो ये प्रायोगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। सो आपको सूक्ष्म प्रायोगिक अर्थशास्त्र याद रखना है। उतार चढ़ाव का अध्ययन सूक्ष्म प्रायोगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। उतार चढ़ाव का समायोजन का अध्ययन। ओके, आप समझ चुके होंगे, अपेक्षा करते हैं हम। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 हम पहले देख चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2,
प्रश्न नंबर 2, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आपको याद रखना है जनक रेगनर फिशर। तीसरा प्रश्न, विशेष फॉर्म का अध्ययन किया जाता है, विशेष फॉर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। चौथा प्रश्न, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय विशेष बाजार, ए विशेष बाजार है, ये बी है विशेष उपभोक्ता, सी है विशेष उत्पादक। तो ये तीनों ही इसके अध्ययन विषय है, और डी है उपरोक्त में से सभी, तो डी है आंसर राइट आ जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो पहला है वस्तु की कीमत का सिद्धांत, बी है साधन कीमत का सिद्धांत, और सी है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। सो ये डी है उपरोक्त में सभी, तो ऊपर के जो तीनों है यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा है, तो उपरोक्त में सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लाइन थोड़ी बड़ी है, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस अर्थशास्त्र की शाखा में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की प्रणाली का अध्ययन किया जाता है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की प्रणाली का मतलब स्वतंत्र एक घटक का, तो सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। सातवां है व्यष्टि अर्थशास्त्र, सिर्फ आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ एकल अध्ययन प्रणाली, ये वर्ड पे आपको ख्याल देना है। अब देखिए नेक्स्ट आठवां प्रश्न, सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र जो है वो गृहितों पर आधारित रहता है, अर्थात अन्य घटक स्थिर मानते हैं हम, ये गृहिक है, अन्य घटक स्थिर है, सिर्फ अध्ययन विषय को गतिवान मानते हैं। अब नौवां है प्रश्न, देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, किस सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रणाली में विशेष कारक का अध्ययन करने के लिए अन्य परिस्थिति समान या स्थिर गृहित की जाती है? किस में? तो सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र में। 10वां है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, जो तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिक अर्थशास्त्र है उसमें अध्ययन किया जाता है सम्य स्थितियों की तुलना का, जो सम्य स्थिति रहती है उन दोनों की तुलना की जाती है। फिर 11वां है सूक्ष्म प्रावेगिक अर्थशास्त्र में, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा अधूरा, सूक्ष्म प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समायोजन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, समायोजन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये गतिवान वक्र है, दूसरा गतिवान वक्र है, तो इनमें समायोजन जिस बिंदु पे समायोजन किया जाता है, जैसे ए बिंदु बी बिंदु पर समायोजन किया जाता है या सी बिंदु पर, तो इनका अध्ययन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपेक्षा करता हूँ जो आज की वीडियो थी हमारी सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आपको समझ में आ चुकी होंगी, और आपको एक और बार फिर से बोल देना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को वायरल करने में मदद कीजिए, जिससे जिस किसी को भी अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम आती है उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। और दूसरा, हमारे एकेडमी में आप रजिस्ट्रेशन करने की मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8180847078, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर अपना नाम और सिटी व्हाट्सअप कर लीजिए। और आपके कोई भी अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम आती है सो प्लीज़ हमें क्वेश्चन व्हाट्सअप कीजिए, आंसर हो सके तो हम वीडियो नहीं तैयार कर सके तो आपको टेक्स्ट मैसेज ज़रूर भेजेंगे। सो फ्रेंड्स बाय, हम फिर से आने वाली वीडियो में एक और वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे।